बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आया हूँ अर्थव्यवस्था का ही अध्याय 1 और भाग 4 होगा। इसमें जैसे मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग के पास क्या है आज। ये तो मेरा खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन है, आत्म-परिचय है। नाम प्रत्युष प्रियदर्शी है और पहले से आपके पास वीडियो उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं आप सब कुछ। और मेरे अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने कहा है उस वीडियो में। चलिए आइए बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के उत्पत्ति और उससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं और जो भी डिटेल्स थे मैंने आपको बताया था। और फिर अभी देखते हैं कि मैंने सोचा कि एक जगह संयोजित कर आपको एक तुलनात्मक अध्ययन हो सके और आपको एक कंपाइल करके मिल सके, आपको एक जगह पे कॉम्पैक्ट जो कहते हैं जिसको, कि पूरी तरह से सारी चीजें एक जगह हो और उनकी तुलनात्मक जो व्याख्या है वो भी किया जा सके और कर सके हम। तो उसके हिसाब से हमने एक लिस्ट तैयार की है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। सबसे पहला है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, क्योंकि पहले से मैंने सब कुछ बता रखा है। बस उसको एक जगह पे एक तरह से समझे तो ये रिवीजन की क्लास हो गई। और इस लिस्ट को अगर आप याद करेंगे तो आपको हमेशा हर जगह हर परीक्षा में तुरंत आपको ये चीजें क्लिक करेंगी और आपको ध्यान रहेगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, परिभाषा देखते हैं हम लोग किस तरह से ये परिभाषित होता है। देखिए पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ पे कि उद्योगपतियों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था होती है, उसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमतों के सभी कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब कि उत्पादन कौन करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, कहाँ से लाएगा, उत्पादन के लिए जो वस्तुओं की जरूरत होती है वो कहाँ से लाएगा, वो सारी चीजों का निर्धारण निजी कंपनियां करती हैं। आपूर्ति कैसे होगी, कहाँ कहाँ इसको वितरण किया जाएगा। आपूर्ति मतलब क्या, आम जनता के बीच में वितरण और आपूर्ति करना। और किन कीमतों पे उसको उपलब्ध कराया जाएगा जनता के पास, वो सब का निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियां करती हैं, निजी संस्थाएं करती हैं। समाजवादी व्यवस्था जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। इसमें क्या है, थोड़ी सी कठिन है और कड़ी व्यवस्था के तहत आती है। इसमें जो है सरकार का जो नियंत्रण होता है पूर्णतः होता है। जैसे उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों के सभी कारकों पर राज्य या कहें सरकार या किसी नियुक्त निकाय, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, का स्वामित्व होता है। मतलब जब भी इसका निर्धारण होगा कि कौन कैसे कहाँ पैदा करेगा, कितनी मात्रा में पैदा करेगा, क्या वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे, उन सब चीजों का निर्धारण कौन करता है, राज्य करता है। या कहें कि सरकार करती है, निर्वाचित सरकार या जिस तरह की सरकार, या नियुक्त निकाय, मतलब कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई निकाय कोई है, ऐसी एजेंसी है जो इसका निर्धारण करेगी, वही करती है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताता जाऊं कि अंबानी जी हैं, अब अंबानी को दे दिया जाए कि आप भी उत्पादन भी कीजिए, आप ही आपूर्ति भी कीजिए, आप ही कीमत निर्धारण कीजिए, तो हो गया पूंजीवाद। समाजवाद में क्या है कि भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अब सरकार पूरी तरह से नियंत्रण करेगी कि क्या उत्पादन होगा, क्या आपूर्ति होगी, क्या कीमत होगी, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर सही में देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में भी है, भारत इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। उत्पादन के कारकों पर राज्य और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। या कहें तो उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों के सभी कारकों पर राज्य एवं निजी दोनों का स्वामित्व होता है। जैसे मैंने समझाया हुआ था पिछली क्लास में कि अगर मान के चलिए कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की संस्था क्या है, संस्था जो है वो क्या, ONGC हो गई, IOCL हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाती है कि नहीं, ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है। वहीं पे एक और व्यवस्था है, रिलायंस भी है, वो भी क्या करती है, पेट्रोल बनाती है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत पेट्रोल बनाती है वो भी। अब ये भी निर्धारण करेगी कि किस तरह से उत्पादन करना है, बेचना है,
और साथ ही साथ हमारे पास सरकारी व्यवस्था भी है जो पेट्रोल बेचती है, पेट्रोल का निर्धारण करती है और विभिन्न पेट्रोल पंप के द्वारा, पेट्रोल जो स्टेशन होते हैं उनके द्वारा उनका वितरण भी होता है। वितरण मतलब बेचना, ठीक है ना। और उनकी कीमतों का निर्धारण सरकार खुद करती है, ठीक है। और ये नहीं होता है कि निजी हाथों में अगर है तो ये कुछ भी नहीं ऐसा कर देगा। जैसे भारत सरकार की अगर 100 रुपये प्रति लीटर अगर पेट्रोल बेच रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि 200 रुपये प्रति लीटर बेचेगा। इसको अगर अधिकार दिए गए हैं तो इसकी नीतियों के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इनकी नीतियों के अंतर्गत ही अपने यहाँ ये दाम रखेंगे। इनको रखेंगे तो हो सकता है 101 हो सकता है, 99 हो सकता है, 102 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहें तो 105 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से एक नियंत्रित रूप से इसको ये घटा बढ़ा सकते हैं, मनमाना नहीं कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। आजादी की बात करें, ये तो हो गया। अब आजादी की बात करें। पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्या उपजाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पूर्ति करेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या उत्पादन करेंगे, सबकी स्वतंत्रता निजी हाथों में होती है, ठीक है। सॉरी, निजी हाथों में होती है कि वो स्वतंत्र है और वही नीति भी बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें स्वतंत्रता होती है उनको पूर्ण रूपेण कि क्या उत्पादन करना है, किस किस को बेचना है, कितनी कीमतों पे बेचना है, वो सारी चीजें निजी स्वामित्व वाली संस्थाएं तय करती। कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे किसमें जो समाजवादी व्यवस्था है, ठीक है ना, या राज्य की पूर्ण रूपेण अगर राजकीय व्यवस्था देखें, उसको समाजवादी या राजकीय व्यवस्था कहें, तो उसमें किसी की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें सभी चीजें, उत्पादन भी सरकार करेगी, सरकार या कहें जो भी, या राज्य कहें, इसमें तो राज्य को ही कहा जाता है, सरकारें तो आती जाती रहती है, राज्य, ठीक है ना। मतलब कि उत्पादन भी वही करेगा, आपूर्ति भी वही करेगा, कीमत भी वही निर्धारण करेगा। किसी की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संसाधनों के उपयोग कर ये सब क्या है। देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए, उसके अंदर बात कहता हूँ कि क्या है चीजें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मिश्रित व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन एक सीमित तरीके से। ये नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि रिलायंस वाले पेट्रोल बेच सकते हैं, लेकिन एक सीमित तरीके से। उनकी आजादी भी है तो नीतियों के आधारित है, ठीक है। नीतियां जो बनाई गई हैं या जो हमारी योजनाएं हैं, ठीक है, जो निर्देशित है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार या कहें राज्य के द्वारा, ठीक है, या संस्था, राज्य की संस्थाएं जो है, राज्य की संस्थाओं द्वारा जो निर्देशित है नीतियां, उन्हीं नीतियों के अंतर्गत रह के कोई भी निजी स्वामित्व वाली संस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपना व्यापार करती है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कुछ स्तर तक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता शोषण में बदल जाए। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आम जनता को शोषित करने में ऐसा ना लग जाए कि वो शोषण करने वाली नीतियां बना रहे हैं या शोषण करने वाली व्यवस्थाएं, ऐसी चीजें, ऐसी कीमतें निर्धारित कर रहे हैं जिसमें आम जनता का शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निर्धारित होगा, तो सरकार जो नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, जो दिशा निर्देश जारी करती हैं, उस पे ये निर्धारित होता है। देखिए, ये सारी व्यवस्था जो है ना, इसका जो अलग अलग तरह से नामांकन हुआ, ठीक है ना, इसमें तो सबसे बड़ी है कि बात की मानव अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था का निर्धारण कर लेता है, क्योंकि उसको जीने के लिए जो बेहतर जरूरी लगता है वो उस तरह से व्यवस्था, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस व्यवस्था को बना लेता है। जैसे अब क्या हुआ कि देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था कि ब्राह्मण होते थे, ठीक है ना, या जो इस तरह की पूजा पाठ करने वाले लोग होते थे, तो एकदम कड़े नियमों का पालन करते थे, ठीक है, जिसमें है कि अगर आपको भूखे रहना है तो भूखे रहना है। आप ऐसे नहीं है कि एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। अगर व्रत करने की व्यवस्था है तो उसमें भूखे रहना है। अगर आप 9 दिन का नवरात्रा किए हैं तो उसमें आपको एक अन्न का एक दाना नहीं लेना है। लेकिन बाद में चलते चलते क्या हुआ, चलो फल फूल खा लेते हैं। तो मानव अपनी तरह से पूरी व्यवस्था को बदलता रहता है, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि नहीं, इस व्यवस्था में रहने से हमारा जो मेरा अपना एक अस्तित्व है वह अगर गड़बड़ होने लगता है, या उसको लगता है कि मेरे अस्तित्व पे दिक्कत आएगी। जैसे क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था हुई, वहां पे महामंदी आई, व्यवस्था खराब हुई। उसके बाद समाजवादी व्यवस्था आई, इसमें भी कठिन हो गया। उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये भी बहुत कड़े नियमों के तहत मतलब
आम आदमी व्यापारी कौन बनता है? एक आम आदमी ही अपनी मेहनत से बड़ा व्यापार शुरू करता है, बड़ा व्यापार खड़ा करता है। अब सबको लगा कि नहीं भाई ये भी बहुत एक्सट्रीम कर देता है। पूंजीवादी में भी लगा क्या कि बहुत अतिवादी व्यवस्था है। समाजवादी में भी लगा कि नहीं सरकार के द्वारा अतिवादी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे लगा कि पूंजीवादी लोग शोषण कर रहे हैं, यहाँ लगने लगा कि समाजवादी लोग शोषण कर रहे हैं। मानवों ने पूरी एक मिश्रित व्यवस्था का संचालन करना चालू किया और उनको लगा कि नहीं ये मिश्रित व्यवस्था जो है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के जो अच्छे गुण हैं उसको लाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था पैदा की जाए जिसमें कि परस्पर रूप से सभी लोगों को लाभ हो। ठीक है ना? तो ये अपने अपने सुविधा अनुसार, लाभ के अनुसार, अपने हित के अनुसार लोगों ने इसका निर्धारण मानव जाति ने इसका निर्धारण हमेशा करती रही है, व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से उसको चेंज करती रही है। ठीक है, आइए थोड़ी देखते हैं आगे योजनाएं किस प्रकार से। अब योजना क्या है? इसमें कोई केंद्रीय योजना नहीं होती, मतलब सरकार का कोई निर्धारण नहीं होता है कि आप मेरी नीतियों के हिसाब से चलेंगे, सारा निजी स्वामित्व होता है। इसमें क्या है, समाजवाद में पूर्ण होता है और सख्त केंद्रीय योजना है। कोई आदमी अगर जो सरकार जिस वस्तु को बेच रही है, उत्पादन कर रही है, उसको कोई भी निजी स्वामित्व वाली संस्था उसको नहीं करेगी, और अगर करेगी तो बहुत सख्ती से उससे निपटा जाएगा। मिश्रित में क्या है, केंद्रीय योजना है लेकिन प्रकृति में एक निरपेक्ष नहीं है। जैसे केंद्रीय योजना है लेकिन जो हमारे पूंजीपति लोग हैं उनको भी थोड़ी सी अपनी स्वतंत्रता रखने का, आजादी रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पूंजीपति के लोगों के लिए होगी या पूरी तरह से केंद्र का उस पर दखल होगा या उस पर पूरी तरह से संचालित होगा जैसा इसमें है। ऐसा है कि दोनों के दोनों परस्पर रूप से वहां पे अपनी व्यवस्था चला पाएंगे। चौथा आते हैं मुकाबला। अब क्या है मुकाबला? मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब है कि किस तरह से परस्पर एक प्रतियोगी भावना है कि इसमें क्या है, पूंजीवादी में मुक्त प्रतियोगिता उपस्थित है। मतलब कि मुक्त रूप से आपको जिससे कंपटीशन करना है आप कीजिए। 1 से लेके 10 व्यापारी हैं तो 10 आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से कीमतों का भी निर्धारण हो जा रहा है। एक आदमी अगर ज्यादा रेट पे बेच रहा है, मान के चलिए अगर एक गेहूं है तो 1 से 10 नंबर के व्यापारी, 10 व्यापारी हैं ऐसे जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी 10 के पर केजी बेच रहा है, एक 12 का पर केजी बेच रहा है, एक 15 का पर केजी बेच रहा है, एक 8 का पर केजी बेच रहा है। तो जनता को जिस तरह से सुविधा है उस तरह से वो उसको ले रही है, उसको उपभोग कर रही है। तो ये मुक्त एक तरह से व्यवस्था हुई। इसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि जनता के जो मांगे हैं और जो उनका उपभोग के लिए जो जरूरतें हैं वो उसको संतुष्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे व्यापारियों की भी अपनी जो खाद्यान्न या जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसको बेच के व्यापारियों की भी जो जरूरतें हैं उसको पूरी की जा रही है जनता के द्वारा। तो एक देखते हैं कि एक फ्रीडम है, एक तरह का की स्वतंत्रता है लोगों को बेचने, खरीदने और व्यापार करने में। ठीक है, इसमें मुक्त प्रतियोगिता का अभाव होगा क्योंकि केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो इसमें क्या होगा कि पूरी तरह से इसमें प्रतियोगिता की तो कोई बात ही नहीं होगी कि कोई और प्रतियोगिता कब होती है, कंपटीशन कब होता है, जब आपके पास कॉम्पिटिटर हो, है कि नहीं, प्रतियोगी हो। तो प्रतियोगी तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ राज्य है, राज्य ही सारी व्यवस्थाएं देख रहा है। तो फिर कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई मुक्त प्रतियोगिता नहीं होगी वहां पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्य की व्यवस्थाएं और नीतियां होंगी। इसमें मिश्रित में क्या है कि मुक्त लेकिन कुछ मामलों में नियत, जैसा मैंने पेट्रोलियम का उदाहरण दिया, पेट्रोल बेच सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने मन से जैसे तैसे बेचेगा, जो कीमत उसको लग रहा है उस कीमत पे बेचना चालू कर देगा। अगर कोई गेहूं चावल ही बेच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मनमाना ढंग से बेचेगा, चाहे कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो। अगर गेहूं अगर मार्केट में 15 रुपए पर केजी बिक रहा है और सरकार ने इनको अधिकार दिया है या अलाउ किया है कि आप बेच सकते हैं, तभी बेचेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने मनमाने ढंग से 150 रुपए पर केजी गेहूं बेचने लगेगा। ठीक है ना? पता चला कि सब जगह यहाँ सरकार जो है राशन की दुकानों के द्वारा 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के रूप में बेच रही है। ठीक है ना? और पता चला आपको 150 रुपए पर केजी बेच रहा है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति नहीं होगी। उस पर नियंत्रण रहता है सरकार का कि हाँ भाई मेरी नीतियों के हिसाब से, और जो एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिवनेस भी होता है, एक तरह से प्रतियोगिता भी रहती है कि भाई हाँ भाई कोई, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य जो है 15-16 रुपए पर केजी है, तो तुम 150 रुपए केजी पे से कैसे बेच दोगे? कोई व्यापारी कैसे बेच देगा?
तो एक तरह से है कि आपस में इतनी प्रतियोगिता भी रहती है और साथ ही साथ जनता के का शोषण न हो, समाज कल्याण होता रहे, उसके कारण से नियंत्रण भी रखा जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं, कुछ और तुलनात्मक अध्ययन है उसको देखा जाए। हाँ देखिए, अब देखते हैं संचालन और शासन कौन करेगा, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब है। तो पहले तो स्वचालित रूप से संचालित और बाजार की ताकतों द्वारा शासित होगी। मतलब जिसको जिस तरह से मन है वो बेचे, जिसका कम दाम का होगा, अच्छी चीजें होगी वो बिकेंगी। मतलब बाजार की ताकतें ही निर्धारित करेंगी कि किसका क्या दाम होगा। इसमें कोई केंद्रीकृत कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई राज्य सरकार या राज्य का या सरकार का कोई उनके द्वारा निर्देशित नहीं होगी। और समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा कि केंद्रीय प्राधिकरण की नीतियों द्वारा संचालित और शासित होगी। मतलब केंद्र सरकार या केंद्रीय एक व्यवस्था होगी या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्राधिकरण होगा, ऑथोरिटी होगी, वो नीतियां बनाएंगी और संचालित करेंगी सारी चीजें, सारी जहां तक शासन की व्यवस्था है और संचालन की व्यवस्था है, सारी चीजें एक केंद्रीकृत व्यवस्था करेगी, केंद्रीकृत प्राधिकरण करेगा। और इसमें कोई भी बदलाव वही सरकार कर पाएगी जिसने किया था, जिसने ये किया है, ठीक है ना। मतलब सारा का सारा जो संचालन है वो केंद्रीय सरकार या केंद्रीय जो भी होगा, राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, सरकार के हाथ में होगा, राज्य के हाथ में होगा, देश के हाथ में होगा सब कुछ निर्धारित करने का। इसमें मिश्रित व्यवस्था में है, कुछ क्षेत्र बाजार की ताकतों द्वारा शासित होते हैं और कुछ केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अब देखिए कुछ में क्या है, जैसे कि अंबानी अडानी लोग हैं, उन लोगों के पास अपनी व्यवस्था है, वो अपनी तरह से बाजार को चला रहे हैं। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको केंद्र के द्वारा, जैसे राशन की दुकानें हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, माइनिंग हो गया, या इसमें जो उदाहरण जो आता है माइनिंग हो गया, जो आपको देखें तो एक जो फॉरेस्ट्री है, और जिस तरह का जिसपे ज्यादातर वो चीजें जिसमें प्राकृतिक संपदा का उपयोग बहुत ज्यादा है, उसमें केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। प्राकृतिक संपदाएं क्या क्या हो गई, लैंड हो गया, जमीन हो गया, जमीन से निर्धारित। अब कोई प्राइवेट कंपनी आके जमीन का खरीद बेच तो नहीं कर सकती, जब भी होगा तो स्टाम्प पेपर खरीदा जाएगा, रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा, वहां जाके निबंधन होगा, एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए आपको सरकार को शुल्क देना होगा, है कि नहीं। तो ये व्यवस्था कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट निजी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत की वैसी चीजें जिनको प्राकृतिक संपदा कहा जाता है या नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है उसको खरीद बेच करने लगे आके अपनी नीतियों के हिसाब से, ऐसा नहीं है। अगर दूसरी कोई संस्था अगर कर भी रही है तो पूरी तरह से केंद्रीय दिशा निर्देशों का उसको पालन करना होगा। प्रेरणा क्या मिलती है इससे, मतलब ये प्रेरित कैसे होता है, ठीक है ना। मतलब ये पूंजीवादी व्यवस्था में प्रेरणा क्या रहती है बाजार की, लाभ कमाना। मतलब व्यापारियों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है लाभ कमाना पूंजीवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्य है समाज कल्याण, पूरी तरह से समाज के बारे में सोचेगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में है कि हाँ भाई पूंजीपति अपना लाभ कमाए और सामाजिक कल्याण का काम केंद्रीकृत व्यवस्था करती रहेगी। अब तो ये हो गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई है, CSR जिसको कहते हैं, CSR एक्टिविटी, मतलब सामाजिक एक तरह से कहें तो देखें तो व्यापार एवं समाज का जो एक संयोजन है, उसके तहत जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं, जो निजी संस्था है उसका भी उत्तरदायित्व है कि आप समाज के लोगों का देखभाल करें, शोषण न करें, ठीक है। संपत्ति का अधिकार किसका होगा, मतलब कोई फैक्ट्री लगती है, कोई उद्योग लगता है तो उस पर व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व हो जाएगा निजी संस्थाओं का, इसका उपयोग भी वह करेंगे और जहां चाहे वहां इसको स्थानांतरित भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, समाजवाद में सरकार का ही स्वामित्व होगा, सरकार ही उपयोग करेगी और स्थानांतरित भी सरकार करेगी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, कभी कभी अगर निजी कोई व्यवस्था उत्पन्न हो रही है या पैदा ले रही है, तुरंत उसको सरकार अपना अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें व्यवस्था चलती है समाजवाद में। व्यक्तियों का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन एक प्रतिबंधित तरीके से। मतलब कुछ क्षेत्रों में देखेंगे कि व्यक्तिगत अधिकार है, कुछ क्षेत्रों में देखेंगे कि व्यक्तिगत अधिकार भी हैं लेकिन वो दिशा निर्देशों के द्वारा ही है। मान के चलिए कि आप रक्षा विभाग में देखें, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, अगर कोई बाहर की बहुत सारी यहाँ पे भारत में रूस की कंपनियां विद्यमान हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं जो कि आर्म्स एम्यूनिशंस या हथियार बनाती हैं, जो जिनकी शाखाएं भारत में है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो अगर रूस की कंपनी जो है, रूस की अगर मान के चलिए कि पिस्टल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है,
ऐसा नहीं कि उसने जो कंपनी खोला या फैक्ट्री खोली है क्योंकि वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, तो ये कंपनी तो किसने खोला, कंपनी किसने खोली, रूस ने, रूस की कंपनी आकर यहाँ पे अपनी शाखा खोली और यहाँ पे उत्पादन शुरू किया। लेकिन अगर ये चाहेगी कि तुरंत इसको स्थानांतरित कर ले कहीं पे, मतलब हम चले जाएं यहाँ से जब मन किया, तो ऐसा नहीं कर सकती। रक्षा मंत्रालय उसको जब तक आदेश नहीं देगा और भारत सरकार जब तक उसको आदेशित नहीं करेगी, निर्देशित नहीं करेगी या उसको अलाउ नहीं करेगी, अधिकार नहीं देगी, तब तक वो वहां से नहीं जा सकती। वो छोड़कर जा सकती है, बंद कर सकती है, लेकिन इसमें जो पड़ा हुआ असेट है, असेट मतलब क्या हुआ, वो जो पूरी की पूरी कंपनी थी उसमें लगा हुआ लोहा होगा, फर्नीचर होगा, बहुत सारे उपकरण होंगे, वो सब ऐसे उठा के नहीं ले जाया जा सकता, वो सरकार के अधीन होता है। ठीक है, मतलब धरती पर जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको, मतलब भारतीय धरती पे जो इस तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देशों की धरती पे जो चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें निर्देशित होंगी, नीतियों के द्वारा होंगी और एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित तरीके से उस चीजों का ही व्यवस्था होगी, संचालन होगा। समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक तरह से देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आर्थिक असमानता दिखती है, वर्ग के बीच में संघर्ष दिखता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में कहा जाता है रिच बिकम्स रिचर और रिचेस्ट, और पुअर जो है वो पुअरेस्ट हो जाते हैं। मतलब जो अमीर है वो अमीर होते चले जाते हैं और ज्यादा, और पुअर गरीब जो है वो गरीबी की बहुत ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो इस तरह की आर्थिक असमानता देखने को मिली है। वर्ग के बीच में आर्थिक असमानता रहेगी तो क्या होगा, अब मान के चलिए समाज का 10 व्यक्ति, ठीक है, बहुत धनी है, ठीक है, और करीब समाज के 30 व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, तो क्या होगा, संघर्ष पैदा होगा। जो उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक संपदा को घेर के इन 10 धनी व्यक्तियों ने रखा हुआ है, कैसे वो पूंजीवादी बनते हैं, किस तरह से, वो प्राकृतिक संपदा पे उनका अधिकार है, वो उसको यूज कर रहे हैं, उसको उपयोग करने की किसी को स्वतंत्रता नहीं दी गई है पूरी तरह से, पूरी व्यवस्था में सिर्फ ये 10 धनी व्यक्ति उपयोग करते हैं और जैसे होता है मन उस तरह से उत्पादन करके उसका वितरण करते हैं और उपभोग के लिए जनता को देते हैं अपनी अपनी मनमानी कीमतों पे। तो जब ये व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि एक तरह से कहें कि शोषणवादी व्यवस्था अगर हो जाएगी, शोषक हो जाएगी, तो उसमें वर्ग में संघर्ष दिखता है, मतलब कि गरीब और धनी व्यक्ति के बीच संघर्ष दिखेगा आपको। जैसे भारत में दिखता था जमींदारों और गरीबों के बीच में, कृषकों के बीच में, खेतीहर लोगों के बीच में और जमींदारों के बीच में संघर्ष दिखता था, क्योंकि जमींदार बहुत धनी थे और जो खेतीहर वर्ग था या कृषक वर्ग था वो बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा था। तो इस तरह से एक बात का उदाहरण दिया मैंने। तो इस तरह की आर्थिक असमानता तो रहती है। आर्थिक असमानता वर्ग के संघर्ष को, मतलब लड़ाई को जन्म देती है। अब जाइए यहाँ पे देखिए समाजवादी में क्या हुआ, क्योंकि सरकार सब कुछ कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़े वर्ग को लेके है, पूरे देश को लेके है, पूरे राज्य को लेके है, तो कम से कम आपको वर्ग संघर्ष मिलेगा, क्योंकि लगभग सबको खाने पीने के लिए मिल रहा है, सरकार सबको दे रही है। हाँ, अब सरकार ही कुछ ऐसी भ्रष्ट हो जाए कि आप जनता की फिक्र ही ना करें, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का की जो धारणा है वो आती है कॉन्सेप्ट में। और आर्थिक असमानता है लेकिन नियंत्रित है। इसमें ऐसा नहीं है कि आर्थिक असमानता के कारण वर्ग के बीच में संघर्ष पैदा हो रहा है, नहीं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके बारे में सोचने के लिए सरकार है कि नहीं। सरकार इनके बारे में सोच रही है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ये व्यवस्था रखनी है और इस तरह से काम करना है। आर्थिक असमानता होगी क्योंकि इसमें निजी क्षेत्रों को भी स्वतंत्र किया गया है, तो कमाएंगे, उनका उद्देश्य लाभ करना है और सरकार का उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण है। तो दोनों की दोनों चीजें परस्पर रहती हैं, लेकिन एक नियंत्रित व्यवस्था में रहती हैं। ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि उनके बीच में लड़ाई और वर्ग का संघर्ष स्टार्ट हो जाए या प्रारंभ हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले भाग में। चलिए यहीं तक था। अगले भाग में हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो हैं, जो अपनी सुविधा के अनुसार हमने बांटे, मानव ने अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांट दिया, उस क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और भी चीजें हैं उनको अब अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।